फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं, C++ में फंक्शंस कैसे होते हैं, क्यों लिखते हैं। अच्छा, मुझसे एक स्टूडेंट ने सवाल किया था व्हाट्सएप ग्रुप पे कि फ़ंक्शन हम क्यों बना रहे हैं। देखिए, एक प्रोग्राम, अभी तो हमने छोटे छोटे प्रोग्राम पढ़े हैं। प्रोग्राम एक सिंपल टास्क के लिए नहीं है। आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो मल्टीपल टास्क करता है, तो क्या सारे टास्क मेन में ही लिखते जाएं? किसी एक लाइन की एरर की वजह से पूरा मेन नहीं चलेगा। आपको उसको अपडेट करने के लिए भी पूरे 10 टास्क जो मेन में किए होंगे सबको देखना पड़ेगा कि किसकी वजह से एरर मसला आया है। तो पहला तो मसला ये है कि आप बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम सिर्फ मेन में नहीं बना सकते। उसका रीज़न यही है कि अगर कोई एक एरर आएगा, उसको ढूंढने में भी बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आप उसके लिए हर टास्क के लिए एक सेपरेट फंक्शन बनाएं। हर फंक्शन को आप इजीली देख सकते हैं, यार इसमें मसला नहीं है, इसमें होगा, फिर इसमें नहीं, इससे रिलेटेड मसला है तो यहाँ होगा। ये एक तो ये है कि मल्टीपल टास्क हम परफॉर्म कर रहे होते हैं एक सॉफ्टवेयर में, तो उसके लिए मल्टीपल फंक्शंस बनाएं। अभी तक हम फंक्शंस पढ़े, आगे आप क्लासेस पढ़ेंगे, ये और ज़्यादा ऑप्टिमाइज वे में प्रोग्रामिंग होती है। अभी तो आप लोग बिल्कुल बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं, तो हम एक थोड़ा और बेहतर ऑप्टिमाइज या एक बेहतर तरीका देख रहे हैं कि आप अपने नए फंक्शंस भी बना सकते हैं। आगे चल के ये फंक्शन किसी क्लासेस में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, और भी ढेर सारे काम होते हैं जिसकी वजह से आपका एक पूरा सॉफ्टवेयर बनता है। लेकिन इंशाल्लाह सब समझ में आएगा, पहले आप फंक्शंस को अगर समझ लें। अच्छा, दूसरी नीड ये हो सकती है कि लेट सपोज मैंने सिंपल कैलकुलेटर बनाया है और मुझे सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, मुझे अभी सिर्फ ऐड ही करना है। लेकिन फंक्शनैलिटी है मेरे कैलकुलेटर में सब्ट्रैक्ट की भी। हम क्लास में एक सिंपल कैलकुलेटर देख चुके हैं, हमने मेन में स्विच स्टेटमेंट के थ्रू चॉइस यूजर से पूछी थी और कहा था कि अगर ये चॉइस आएगी तो वो ऐड करे, ये चॉइस आएगी तो वो सब्ट्रैक्ट करे। लेकिन प्रोग्राम सारा लिखा था मेन में। लेकिन अगर मैं अलग अलग फंक्शन बना लूँ, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड का, तो मुझे सिर्फ अगर ऐड करना है तो मैं फंक्शन ही सिर्फ ऐड का कॉल कर लूँ। लेकिन फंक्शनैलिटी लिखी हुई सब्ट्रैक्ट की भी है मेरे पास, बाद में कभी यूज़ कर सकती हूँ। या ऐसा भी हो सकता है कि मुझे दो जगह अपने प्रोग्राम में दो जगह कहीं ऐड करना था, पहले ऐड करना था, फिर सब्ट्रैक्ट करना था, फिर ऐड करना था। कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई तो मैं पहले ऐड का कोड लिखूँ, फिर सब्ट्रैक्ट का लिखूँ, और दोबारा ऐड पे उसे भेजने के लिए मैं फंक्शन ना बना लूँ ऐड का, 2 बार कॉल कर लूँगी ना, 2 बार चाहिए तो प्रोग्राम 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कोड रीयूजेबिलिटी भी बढ़ती है। अच्छा, एक सवाल ये भी पूछा था कि मेन, अगर कोई और फंक्शन लिख रहे हैं तो क्या मेन लिखना ज़रूरी है? यस, मेन लिखना ज़रूरी है, क्योंकि कंपाइलर तो सिर्फ मेन को देखता है। मेन जो कहता है वो काम वो फंक्शन करता है। मेन को हमें कॉल नहीं करना पड़ता। जैसे ही फाइल रन होती है, मेन को ऑटोमेटिकली सारे फंक्शन, मेन को ऑटोमेटिकली कंपाइलर कॉल कर लेता है। लेकिन बाकी दूसरे फंक्शन कॉल कहाँ करें? वो तो मेन में करेंगे। और ये भी लाजमी नहीं है कि सारे फंक्शन मेन में कॉल करें, किसी और फंक्शन के अंदर भी आप फंक्शन कॉल को लिख सकते हैं। लेकिन पहली फंक्शन कॉल तो कहीं मेन से ही हुई होगी, क्योंकि कंपाइलर में जो लिखा है सारा प्रोग्राम, कंपाइलर जो रीड करता है वो मेन को करता है। मेन कहीं उसकी डायरेक्शन को डाइवर्ट कर सकता है किसी और फंक्शन की तरफ। जैसे यहाँ पर देखें, हमने यहाँ क्या किया है, फंक्शन कॉल मेन में लिखा है तो मेन ने डाइवर्ट किया है इसकी तरफ, मेन चाहिए। और अगर मैं मेन ना लिखूँ तो हर बंदा प्रोग्राम लिख रहा है, हर कोई अपने फंक्शन का नाम अपनी मर्जी से रख रहा है, और कंपाइलर तो एक ही बात को समझेगा ना। कोई एक रूल, दुनिया में 1000 लोग 1000 स्पेलिंग के साथ काम कर सकते हैं, तो वो किस फंक्शन से प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट करे, इसके लिए अगर मेन है तो वो मेन से ही हमेशा स्टार्ट करता है। रूल फिक्स हो गया, ताकि एक स्टैंडर्ड तो हो गया, स्टार्ट यहाँ से होगा, अब ये जो कहता जाएगा वो हम करते जाएंगे, तो इसलिए मेन लाजमी है। अब आ जाते हैं अपने फंक्शंस की तरफ। फंक्शन में हमने एक चीज़ देखी थी कि जब भी हम फंक्शन का सिग्नेचर लिख रहे हैं, इसे कहते हैं फंक्शन का सिग्नेचर लिखना। इंटीजर रिटर्न टाइप है, मतलब कुछ इंटीजर रिटर्न होने वाला है। रिटर्न करने की बात मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ। ऐड फंक्शन का नाम है। ये जो राउंड ब्रैकेट सी, इनका मकसद क्या था कि मैं इस फंक्शन को कोई वैल्यू भेज सकती हूँ मेन से। तो वैल्यू भेजते वक्त ये राउंड ब्रैकेट्स लिखते हैं। जब ये वैल्यू उसके पास आ रही होती है तो यहाँ पे इन्हें रिसीव करता है। इससे थोड़ा दोबारा और क्लियर करने के लिए आप पहले हम बिल्कुल ज़ीरो से समझते हैं कि कंपाइलर आया मेन पे, मेन में उससे कहा कि 2 वेरिएबल हैं वो डिक्लेयर कर दो। इसका मतलब है कि मेमोरी में 2 बॉक्स क्या कर दो, एलोकेट कर दो। उसने यहाँ पे मुझे ए के लिए एक बॉक्स दे दिया और बी के लिए एक बॉक्स दे दिया। ये लाइन लिखने से यही उसने कहा सीन करो, ए में मज्यूम कर रहे 10 दिया उसने, ए में 10 आ गया। 5 में उसने क्या दिया, और बी में उसने क्या दिया 5, बी में 5 आ गया। ये हमारी असम्पशन है, नंबर वो कुछ भी दे सकता है, काम तो ऐसे ही होगा। 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, दोनों में इनपुट लिया। ये मैं इससे पहले बता चुकी हूँ ये वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होते हैं, इनपुट कैसे लिए जाते हैं। उसके बाद ये सी आउट में देखा कोई फंक्शन कॉल है। मैं इससे पहले बता चुकी हूँ कि कोई फंक्शन कुछ रिटर्न करो, उस फंक्शन कॉल को डायरेक्ट सी आउट में डाल दें तो फंक्शन जो भी रिटर्न करता है वो साथ सी आउट भी कर देता है। खैर, ये लाइन चलेगी तो यूँ पहले फंक्शन कॉल को चलाएगा। ये फंक्शन, उसे पता है कि अगर फंक्शन का नाम हो, किसी को वेरिएबल नेम टाइप नेम हो, रिटर्न टाइप साथ ना हो और राउंड ब्रैकेट्स हो और टर्मिनेटर हो, तो मतलब ये एक फंक्शन कॉल है। ये रूल कंपाइलर के पास लिखा हुआ है कि जब भी ऐसी कोई चीज़ लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या है
कि यूज़र कोई फंक्शन कॉल कर रहा है, वो फंक्शन देखें क्या फाइल में एग्जिस्ट करता है, यस वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो ये एग्जीक्यूशन यहाँ से रुकेगी। अभी सी आउट नहीं चला, अभी सिर्फ फंक्शन कॉल चल रही है, एग्जीक्यूशन यहाँ से रुकेगी और ऊपर इस फंक्शन में चली जाएगी। अच्छा आप ये देखें फंक्शन कॉल में लिखा हुआ है ए और बी। ए और बी किसका नाम है? दो वेरिएबल्स का नाम है, दो इंटीजर वेरिएबल्स का नाम है। मुझे करना क्या था, ये मैं इनपुट ले रही थी मेन में, और ये इनपुट मुझे ऐड के फंक्शन को भेजना था, और ऐड के फंक्शन को कहना था आप सिर्फ इसका सम कर दें, इनपुट नहीं लेना ऐड के फंक्शन ने। इस वक्त हम उससे ऐसे काम करवा रहे हैं, हम कह रहे हैं आप इनपुट नहीं लेंगे, आपको इनपुट आएगा मेन से, आपने सिर्फ उस इनपुट को सम करके जो आंसर बन रहा है वो हमें रिटर्न कर दीजिएगा। तो अगर ऐसा है तो मैंने इनपुट के मेन में लेना है और मेन से वैल्यूज भेजनी है, तो मुझे वेरिएबल डिक्लेयर भी मेन में करने हैं, उनका सीन भी मेन में करना है, और फिर मेन से वो पास कर देने हैं इस फंक्शन को। तो पास करने का वेरिएबल, ये जो राउंड ब्रैकेट्स होती हैं इनका मकसद ये होता है कि ये वैल्यूज़ को भेजें फंक्शंस के अंदर, ये आर्ग्यूमेंट्स को भेजें फंक्शन के अंदर। तो पहला आर्ग्यूमेंट है ए कॉमा सेपरेटेड, कॉमा का मतलब है कि इसके बाद जो वैल्यू आ रही है वो दूसरा कोई और वेरिएबल है। तो हमने दो वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करते वक्त भी कॉमा का मकसद यही था कि इंटीजर ए अलग बने और बी अलग बने, दो डिफरेंट वेरिएबल हैं, कॉमा सेपरेटेड डिक्लेरेशन थी। तो कॉमा सेपरेटेड ये वैल्यूज़ को पास करें, हम पास करते वक्त इंट ए और इंट बी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन कॉल इसी स्कोप से हुआ है जहाँ पर ए और बी को डिक्लेयर किया। इसे पता है कि ये दो इंटीजर्स की बात हो रही है जो ऊपर बने हुए हैं। सेम नाम के दो वेरिएबल एक स्कोप में नहीं हो सकते, ये भी मैं पहले क्लास में बता चुकी हूँ। ए नाम का एक बार बना दिया मेन में, तो ए नाम का दोबारा मेन में नहीं बनेगा। मैं यहाँ से पास करते वक्त वैल्यू मुझे डेटा टाइप नहीं चाहिए होती, सिर्फ नाम चाहिए होते हैं। नाम भी लाजमी वही जो कहीं ऊपर डिक्लेयर हुए हैं उसके स्कोप के अंदर, तभी यहाँ आ सकते हैं। मैं यहाँ पे A1 लिख दूँ और B1 लिख दूँ तो वो एरर देगा कि A1 और B1 तो मुझे नहीं पता क्या है, डिक्लेयर तो ए और बी के नाम से हुए हैं, इसलिए मैंने ए और बी ही यहाँ से पास किए हैं। ये ए और बी पास करने का मतलब क्या है कि यहाँ से इंटीजर वैल्यू जा रही है 10, कॉमा इंटीजर वैल्यू जा रही है 5। इन एक्चुअल तो ए और बी मेमोरी में कोई वैल्यूज हमने सेव करवाई थी, ये वैल्यूज जा रही हैं। हमने जब कोई भी चीज़ फंक्शन को पास करते हैं तो फंक्शन उसको रिसीव भी करता है। तो जो फंक्शन का सिग्नेचर लिखते वक्त उसकी बॉडी से पहले जो राउंड ब्रैकेट्स लगाई थी उनका मकसद ये था ये वैल्यूज रिसीव करेगा फंक्शन, जो कॉल में पास हुआ है वो फिर रिसीव भी तो करना है, उसके ऊपर ऑपरेशन करना है। और अगर ये खाली हो तो उसका मतलब है कोई वैल्यू पास होकर नहीं आई, तो ऐसा फंक्शन भी हो सकता है जो कोई आर्गुमेंट रिसीव ना कर रहा हो। यहाँ से जो मैंने ए और बी पास किया, अब रिसीव चूंकि ये डिक्लेयर स्कोप में हुए थे और यहाँ पे ये इंटीजर ए और इंटीजर बी था, तो इसको पता था ये ए और बी इन्हीं की बात हो रही है, लेकिन ये इसके स्कोप में कहीं डिक्लेयर नहीं हुए, इस फंक्शन को नहीं पता ए और बी क्या है। तो रिसीव करते वक्त बताना होगा कि इंटीजर ए आ रहा है आपके पास, कॉमा एक इंटीजर बी आ रहा है, कॉमा सेपरेटेड का मतलब है दूसरा इंटीजर है। अब मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकती जो वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त लिखते हैं कि इंटीजर ए कॉमा बी, ऐसे नहीं कर सकती, ये डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट है। ऐसा लिखने से कंपाइलर को लगेगा नया वेरिएबल को डिक्लेयर होने के लिए जा रहा है। तो रिसीव करते वक्त करना होगा एक इंटीजर ए आ रहा है, कॉमा एक इंटीजर बी आ रहा है, तो उसका मतलब एक इंटीजर वैल्यू 10 आ रही है और एक इंटीजर वैल्यू 5 आ रही है। अगर मैंने पहले लिख दिया है ए तो पहले 10 ही जाएगा, तो रिसीव करते वक्त जो भी वेरिएबल होगा उसमें 10 ही पहले आएगा। बाद में मैंने लिखा है कॉमा के बाद बी, ये वाला वेरिएबल, तो रिसीव करते वक्त भी 5 बाद में ही आएगा। जिस सीक्वेंस से आप भेजते हैं उसी सीक्वेंस से वैल्यू मिलती है। अच्छा यहाँ तो आ गई ये दोनों वैल्यूज़। आप कर रहे हैं रिसीव करने का बस यही तरीका है, आपने यहाँ लिख दिया तो मतलब आप फंक्शन के अंदर ए और बी आप कहीं भी लिख सकते हैं, फंक्शन को अंदर ए और बी एक्सेस कर सकता है, बस यहाँ एक बार रिसीव कर लें। रिसीव हम कर चुके हैं, हम क्या कह रहे हैं सी आउट डिस्प्ले करो ए प्लस बी करके। ये क्या करेगा 10 + 5 15 को सी आउट दे देगा, स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे 15। फिर नीचे लिखा है सी आउट \n डबल कोटेशन मार्क में एक लाइन छोड़ेगा, उसके बाद लिखा है रिटर्न कर दें ए प्लस बी करके। ये हमने ए प्लस बी करके किसी वेरिएबल में सेव नहीं करवाया था, सीधा सी आउट किया था, तो उसका सम कहीं सेव नहीं हुआ था, सिंपल एक मैसेज में सी आउट हो गया था। अब हम कह रहे हैं रिटर्न कर दें ए प्लस बी को, 10 + 5 को प्लस करेगा, पहले 15 करेगा और 15 को रिटर्न कर देगा। रिटर्न टाइप चूंकि इंटीजर है तो ये 15 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव रिटर्न्ड आवर सम, 15 आ गया। 15 आएगा कहाँ पर? जहाँ से फंक्शन कॉल होता है, जहाँ से फंक्शन कॉल होता है हमेशा एग्जीक्यूशन फंक्शन की होने के बाद उसी लाइन पे कंपाइलर आके रुकता है। ये इसी लाइन पे आके रुकेगा, तो 15 यही लाइन लेकर आई है क्योंकि रिटर्न हमने ए प्लस बी को किया था। इस फंक्शन को हमने कॉल करके दो वैल्यूज भेजी थी, इसने रिसीव किया, उसका सम किया, हमें रिटर्न कर दिया। रिटर्न टाइप इंटीजर ही थी। अगर मैं ये रिटर्न टाइप स्ट्रिंग लिख दूँ और रिटर्न कर रही हूँ ए प्लस बी, तो एरर आएगा कि रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है और आप रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर को। तो रिटर्न टाइप सेम होनी चाहिए यहाँ पर जो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं उससे। ये 15 लेकर यहाँ आएगा, वो फंक्शन कॉल ही तो वैल्यू लेकर वापस आएगी। ये पूरा चलने के बाद नंबर आ जाएगा 15 और नंबर आने के फौरन बाद हम कह रहे हैं उसे सी आउट करवा दो, तो स्क्रीन पे दोबारा आ जाएगा 15 लिखा हुआ। एक बार हमने ए प्लस बी करके फंक्शन में डिस्प्ले करवाया था, उसकी वजह से लिखा हुआ है। एक बार हमने रिटर्न करने के बाद इस फंक्शन कॉल को एक सी आउट में डाला हुआ था कि फंक्शन चले, जो भी रिटर्न लेकर आएगा उसे सी आउट में डाल दें, तो दोबारा क्या हो जाएगी वैल्यू रिटर्न।
अच्छा, ये तो अभी तक हमने एक एक फंक्शन बनाकर उसको मेन में कॉल किया था। ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं मल्टीपल फंक्शंस बना दूं एक ही फाइल के अंदर। मुझे एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है, मैंने इसके लिए ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड जो फंक्शंस हैं उनको अलग अलग बनाना है मैंने, और काम यही करना है कि दोनों वेरिएबल डिक्लेयर करूँ मेन में, दोनों का इनपुट लूँ। मैंने फंक्शन अपने पास क्या क्या बनाए, ऐड का, वो भी इंटीजर ए और बी को रिसीव करके रिटर्न कर रहा है सम। अब मैंने अंदर डिस्प्ले नहीं किया जैसे प्रीवियस फंक्शन में किया था, आई एम जस्ट रिटर्निंग द सम ऑफ दीज टू नंबर्स ए एंड बी। तो ए और बी को यहाँ से रिसीव किया, उसका सम करके रिटर्न कर दिया। रिटर्न टाइप इंटीजर होना लाजमी थी, वॉइड अब नहीं हो सकती। सब्ट्रैक्ट का फंक्शन सिमिलरली दोनों वैल्यूज को रिसीव करेगा, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, और रिटर्न कर देगा ए सब्ट्रैक्ट बी या ए माइनस बी को। तो वो परफॉर्म करेगा यहाँ पे इसका ऑपरेशन और कर देगा रिटर्न। रिटर्न करने पे कोई इंटीजर वैल्यू ही होगी तो रिटर्न टाइप इंटीजर होनी चाहिए। हमने डिवीजन का अपने पास एक फंक्शन बनाया है, वो भी दोनों वेरिएबल्स इंटीजर ए एंड इंटीजर बी को रिसीव करेगा, दोनों को डिवाइड करके रिटर्न कर देगा जो भी आंसर आ रहा है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन नहीं बनाया, वो भी बना सकते हैं। इस प्रोग्राम को समझाने का सिर्फ मकसद ये है कि वी कैन हैव मल्टीपल फंक्शन इन अ सेम फाइल। अब हमने क्या करना है मेन के अंदर, अच्छा मल्टीप्लाई का फंक्शन नहीं बनाया तो उसे कहीं कॉल भी नहीं किया। ये फंक्शंस कैसे लिखे मैं, बॉडी कैसे, आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। एक ही लाइन का फंक्शन है और फंक्शन सिर्फ यही काम कर रहा है कि सम है तो सम करके रिटर्न कर दो। लास्ट भी नहीं कि एक फंक्शन में मल्टीपल लाइन हो, एक फंक्शन में एक लाइन भी हो सकती है और वो सिर्फ रिटर्न की लाइन भी हो सकती है, सिर्फ सी आउट की लाइन भी हो सकती है, और एक फंक्शन में 10 लाइन भी हो सकती है। जो सारे काम अब तक हम मेन में कर चुके हैं वो किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन में भी कर सकते हैं। फंक्शन का नाम कोशिश करें वही रखें जो टास्क को परफॉर्म करे। अगर ये एडिशन का टास्क परफॉर्म करे तो उसका नाम है ऐड, ये सब्ट्रैक्शन का टास्क परफॉर्म करे उसका नाम है सब्ट्रैक्ट, डिवीजन का टास्क परफॉर्म करे उसका नाम है डिवीजन। ये हार्ड एंड फास्ट रूल फिक्स नहीं है लैंग्वेज में कि नाम वही हो जो टास्क हो रहा है। नाम तो अपनी मर्जी से आप फंक्शन का कुछ भी रख सकते हैं, जैसे किसी वेरिएबल का रखते हैं। रिटर्न टाइप के लिए तो हार्ड एंड फास्ट रूल है कि अगर रिटर्न इंटीजर हो रहा है तो टाइप रिटर्न टाइप इंटीजर ही लिखी हुई हो, कुछ नहीं रिटर्न हो रहा तो वाइड लिखी हुई हो, कुछ नहीं रिटर्न हो रहा और मैंने इंटीजर लिख दिया तो वो एरर देगा कि आपने रिटर्न टाइप इंटीजर लिखी और कुछ रिटर्न तो आप कर ही नहीं रहे फंक्शन से। इसीलिए मेन में हम अगर इंटीजर मेन बनाते हैं तो रिटर्न 0 लिख देते हैं। 0 एक डिजिट है, एक इंटीजर है, तो इसलिए एरर इस मसले का नहीं आता। बहरहाल मेन की तो कहानी कुछ अलग है क्योंकि मेन को हम रन नहीं करते, वो एक डिफाइंड प्री डिफाइंड फंक्शन है। खैर यहाँ से ये हो गया, हमने 3 फंक्शन बनाए हैं। अब हमने मेन में क्या किया है, 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, दोनों में इनपुट लिया। वो डिक्लेयर कैसे होता है, इनपुट कैसे होता है, मैं बार बार काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। दोनों वेरिएबल, अब मैंने पहले फंक्शन कॉल किया डिवीजन। आप देखें फाइल में पहला फंक्शन एडिशन का ऐड का लिखा हुआ है और कॉल पहले मैं डिवीजन का कर रही हूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फंक्शन की ओपनिंग ब्रैकेट के साथ क्लोजिंग ब्रैकेट होना लाजमी है। फंक्शन का यहाँ स्कोप खत्म हो गया, एक नया फंक्शन शुरू हुआ, ये यहाँ से यहाँ खत्म हो गया, ये यहाँ से यहाँ खत्म हो गया। अब मैं इसमें से किसी को भी पहले कॉल कर लूँ, इससे मैं सब्ट्रैक्ट को भी पहले कॉल कर सकती थी, मैं डिवीजन को भी पहले कॉल कर सकती थी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कौन सा फंक्शन कॉल किया है। अच्छा मैंने क्या किया, डिवीजन कॉल किया और डिवीजन को पास कर दिया ए और बी। वैल्यू पास करते वक्त, आर्ग्यूमेंट पास करते वक्त डेटा टाइप का होना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भी ज़रूरी नहीं है। हर फंक्शन के लिए सेम ही रूल है। मैंने ए और बी डिवीजन को पास किया, डिवीजन पहले कॉल हुआ, ए और बी को यहाँ लेकर आया। ए और बी में लेट सपोज 5 और 5 था तो आंसर आ जाएगा 1 रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको सी आउट में नहीं डाला तो कुछ सी आउट नहीं होगा लेकिन फंक्शन चल जाएगा। ऐसे इसके बाद मैंने ऐड का फंक्शन कॉल कर लिया, ए और बी को लेकर गया, सेम वैल्यूज़ को लेकर गया, एक वही दोनों वेरिएबल आप 10 फंक्शंस को भेज सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लाजमी भी नहीं कि दोनों भेजो। लेट सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया प्रिंट का और मुझे सिर्फ ए को प्रिंट करवाना है तो मैं फंक्शन में सिर्फ एक ही वेरिएबल पास कर दूँ ए, वो एक वेरिएबल को रिसीव कर लेगा, कॉमा डाल के दूसरा वेरिएबल लिखने की जरूरत नहीं है। जहाँ से 2 पास करी वैसे मैं 10 भी कॉमा डाल के इसमें भेज सकती हूँ आर्ग्यूमेंट्स की ब्रैकेट्स में, लेकिन लाजमी है फिर वो सारे कॉमा सेपरेटेड हों। कॉमा नहीं होगा तो वो इसको लगेगा कि ये एक ही वेरिएबल आ रहा है। इस तरीके से फिर ऐड के बाद सब्ट्रैक्ट का कॉल किया। ये वाला प्रोग्राम लिखने का मकसद सिर्फ ये था कि पता चल जाए कि मल्टीपल फंक्शंस भी हो सकते हैं एक फ़ाइल के अंदर, और कॉल करते वक्त भी लाजमी नहीं है कि सीक्वेंस वही हो जो फंक्शन को लिखते वक्त था। आप किसी भी फंक्शन को पहले कॉल कर सकते हैं और लाजमी नहीं है सबको कॉल करें। मैंने 3 लिखे लेकिन कॉल मैंने एक ही किया है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एरर कोई नहीं आएगा। ये क्या है, मल्टीपल फंक्शन एक फाइल में। ये क्या है, फंक्शन को वैल्यूज़ पास करना, वैल्यू रिटर्न करना हम देख चुके हैं। पास तो आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ कर सकते हैं, 1 करें, 2 करें, 10 करें, लेकिन रिटर्न सिर्फ एक ही वैल्यू होगी फंक्शन से एक वक्त में। मेन होना लाजमी है और मेन भी 2 नहीं हो सकते वरना एम्बिगुअस हो जाएगा कि कौन से मेन को रन किया जाए। कंपाइलर के लिए मसला होगा, एक वक्त में एक फाइल में एक ही मेन हो सकता है। हाँ, बाकी सारे फंक्शन मल्टीपल हो सकते हैं। मैंने 3 फंक्शन यहाँ लिखे हैं, मैं यहाँ पे 10 भी लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन में मैं 5 कॉल कर लूँ या 10 के 10 कॉल कर लूँ, वो तो मेरी नीड के ऊपर है। लेकिन फंक्शन हम लिखते तो तभी है ना जब हमें वो चाहिए होते हैं प्रोग्राम में, वरना एक फंक्शन बनाने की ज़रूरत ही क्या है। ये तो था मल्टीपल फंक्शन और पासिंग वैल्यूज़। हम पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस को देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।
कि फंक्शन की अब तक जितनी वीडियोस दे चुकी हूँ उन सबको सीक्वेंस में देखें। उसके बाद मैं फंक्शन से रिलेटेड कोई असाइनमेंट भी अपलोड करूँगी, तो उसके लिए इन वीडियोस का समझ में आना बहुत ज़रूरी है। कोई भी क्यूरी हो आप लोगों को अलाउड है ग्रुप के अंदर, सेक्शन ए को भी सेक्शन बी को भी, दोनों क्लासेस के अलग अलग ग्रुप्स हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट्स के। आप अपने ग्रुप पे वो सवाल पोस्ट करें, जैसे मैंने आज वीडियो में अपनी एक पिछली वीडियो में आपको आंसर किया है एक स्टूडेंट का सवाल, ऑल्दो कि वो ग्रुप पे आंसर हो चुका था और स्टूडेंट्स की तरफ से ही, फिर भी मैंने इसको आंसर कर दिया ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए लास्ट वीडियो में। तो मैं आपको कोई सवाल हो तो आप वो सवाल कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन करके उनको आंसर कर दूंगी, नहीं तो ग्रुप पे एक वॉइस नोट से भी आंसर कर दूंगी। बेहतर ये कि एक एक चीज़ को कवर करें। मुझे नहीं एग्जैक्ट डेट पता कि यूनिवर्सिटी कब खुलेगी, ये डिपेंड करता है कंट्री सिचुएशन पे, तो ताकि जब खुले तो ऐसा ना हो कि फिर डायरेक्ट पेपर्स ही आ रहे हों और आपको हमें रिव्यू करने का टाइम ना मिले। इसीलिए ये वीडियोस बनाई है, इसमें रिटर्न नोट्स भी आपके पास आ गए हैं, तो बराए मेहरबानी इन प्रोग्राम्स की तरह प्रैक्टिस भी करें। लैब भी आप लोगों के साथ साथ चल रही हैं, उनका भी मुझे अपडेट है मेरे पास कि क्या हो रहा है। बेहतर यही है कि साथ साथ सारे लेक्चर्स को देखें।